कि सऊदी अरब ने जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है मसाजिद। हमारे यहाँ पे सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी और ये सारे के सारे और ये मानते भी किसी को नहीं है। और अब ये सऊदी अरब अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो राइट विंग क्लर्जी है, बेसिकली दाएं बाजू के जो उलमा है, वो तो इसको बहुत ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि सऊदी अरब दुनिया का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से लीडर समझा जाता है। जब मुस्लिम उम्मा का तस्वर आता है तो हम ये कहते हैं कि हर बात में मुसलमान सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया था ना, तब अरब जैसे सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ को या फिर कहे कि अरब कंट्रीज़ को सबसे पहले दिक्कत यही थी कि रशिया की जो आइडियोलॉजी है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर फैल रही है। हो सकता है वहाँ से इराक, ईरान या फिर अरब कंट्रीज़ के अंदर आ सकती है। तो उन्होंने उस समय पर क्या किया था कि रशिया की आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई कोई धर्म को मानना नहीं है इस टाइप की, और रिलीजन के बिना तो ये अरब कंट्रीज चलेंगे नहीं। तो उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए और वहाँ भी विचारधारा जो थी वहाँ पर इम्प्लीमेंट की, और पाकिस्तान और अफगानिस्तानी बॉर्डर पर कई सारे मदरसे खोले गए। लेकिन आज की अगर सिचुएशन देखो तो वही सऊदी अरेबिया को लगता है कि भाई नहीं, मल्टीकल्चरल सोसाइटी होनी चाहिए। कई सारी चीज़ों पर ऑलरेडी जो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो राइट्स दे चुके हैं महिलाओं को। रामायण और महाभारत और गीता भी यहाँ पर पढ़ाने की बात हो रही है। ज़रा सोचिए, आज से 30-40 साल पहले अगर ऐसी बात किसी ने सोची होती तो उसको मार दिया जाता, लेकिन आज MBS खुद ये चीज़ कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको आइडियलाइज करके पाकिस्तान चलता था, आज वही आइडियलाइज होने वाले भाई साहब जो है वो बदल रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि सऊदी अरब ने जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है मसाजिद। ये कोई लॉ नहीं है कहीं पे कि किस सेक्टर में, किस इलाके में कितनी मसाजिद चाहिए। जहां पे जिसका जो दिल किया उसने मस्जिद बना ली। चलो, हर इंसान का हक है, वो अल्लाह का घर बनाना चाहता है और इस तरह की चीजें करना चाहता है। लेकिन जो एक होता है ना कि तरीके से चीजें की जानी, वो नहीं की जाती। और अबव ऑल जो मसाजिद का किस लाउड स्पीकर का मिसयूज होता है, ये बहुत बड़ा आपको पता है कि प्रॉब्लम है। और ये मैं पाकिस्तान के वाले से भी बात करना चाहता हूँ। ऑर्डिनेंस आई थिंक आया था एक, और फिर उसको बाद में लॉ शॉ भी बना, लेकिन ये साउंड सिस्टम के ऊपर भी और इस तरह की चीजें जो है वो हमने भी करने की कोशिश की, लेकिन हम वो बुरी तरह नाकाम हो गए। बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा केसेस भी बनाए, लेकिन वो नाकाम हम इसलिए हो गए कि पहली बात तो ये है कि ये जो कॉल फॉर, इस तरह की जो कॉल होती है, ये दो तरह कर सकते हैं। अगर सऊदी अरब करेगा तो सऊदी अरब तो एक मोनार्की है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो वो तो एक नोटिफिकेशन भेजेंगे और नोटिफिकेशन से सारे का सारा जो है चीज क्लियर हो जाएगी और सबको पता है कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी तो नहीं हम कह सकते इसको। हाइब्रिड डेमोक्रेसी होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे भी है एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। और क्योंकि हर आने वाली जो सरकार है वो बेसिकली उलमा को जो है वो अपीज करती रही, उनको जैसे कहते हैं दूध पिलाते रहे कि भाई ठीक है, इनको दो, इनको भी दो, इस फिका को भी दो, इस फिका को भी दो, ताकि वो खामोश रहें, उनके खिलाफ कोई महाज ना उठे। तो ये हुकूमतों को बड़े मसले होते हैं और ये चीज चलती रहती है। अभी रिसेंटली जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की मैं बात बता रहा था आपको, वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाजिद हैं उनके अंदर जो सरमन है, जो मस्जिद में जो खिताब करना है, वो जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगी। अब स्टेट बताएगी कि किस मस्जिद में क्या खिताब होना चाहिए। तो वो जाहिर बात है हर मस्जिद के लिए अलग खिताब तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली वो एक ही खिताब होगा जो पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में कहा जाएगा। अगर इसको मैं लिंक करूं कि क्या पाकिस्तान की स्टेट इस तरह कर सकती है, सऊदी अरब तो कर लेती है। सऊदी अरब ने तो करके दिखा दिया। वो तो इस तरह खुतबे जो देते हैं उसमें उनको पता होता है हमारी स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमने क्या करना है। हमारे यहाँ पे सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी और ये सारे के सारे और ये मानते भी किसी को नहीं है। और अब ये सऊदी अरब अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि
हमें ये जो राइट विंग क्लर्जी है, बेसिकली दाएं बाजू के जो उलमा है, वो तो इसको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। और सऊदी अरब में आपको याद है कि ये समझे कि लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज आ रही हैं। ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि सऊदी अरब दुनिया का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से लीडर समझा जाता है। जब मुस्लिम उम्मा का तस्वर आता है तो हम ये कहते हैं कि हर बात में मुसलमान सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। अगर कोई मसला बड़ा दरपेश हो जाए तो हम फैसला वहाँ से लेते हैं। अगर कोई फतवा लगाना हो किसी चीज़ पे, किसी ने ये कर दिया, तो हम फैसला वहाँ से आता है। तो वहाँ पर एक ऐसे मुल्क में जो कि जिसका सारा दारोमदार, जिसका तमाम जो काम चलता है वो मज़हब के गिर्द घूमता था, वहाँ पर ऐसी चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला ले लिया गया। जहन में अब ये आ रही है कि पाकिस्तान, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक, इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है और उनकी तरफ बहुत देखता है। हम उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान, उनका जो भी रहन सहन है, उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जबकि उन्होंने ये चेंजेस कर ली हैं, तो क्या इस सिलसिले में भी यहाँ पर जो कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सारी की सारी डिवाइडेड है, क्योंकि ये सारे के सारे तकसीम है कई जगहों पे, क्योंकि इसको हाइब्रिड निज़ाम भी कहा जाता है। और हाइब्रिड निज़ाम से ये होता है कि ये सिविल और मिलिट्री मिल के चीज़ें चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे हुकूमत की कोई रिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान को फौज ने देखना होता है, क्योंकि बड़ी देर से लगे हुए हैं, देख रहे हैं। इंडिया को उन्होंने देखना होता है। मिडल ईस्ट के ताल्लुकात जो हैं वो उन्होंने ठीक करके दिए हैं। तो जारी बात है ये एक हाइब्रिड सिस्टम ही कहा जाता है इसको। इमरान खान सिविलियन चीजें देख रहे हैं या कुछ और फॉरेन पॉलिसी की, और या फिर मुस्लिम दुनिया को वो देख रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हमें मादर बिदर आज़ादी दे देनी चाहिए मसाजिद के अंदर खड़े लोगों को, कि वो जब मर्जी स्पीकर का बटन ऑन कर दें और जो मर्जी बोलना शुरू कर दें? क्या ये इस तरह की पोजीशन की जा सकती है? ऑब्वियसली नहीं की जा सकती, और ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी लोगों को ये मानते हुए ये टाइम लगेगा कि लोगों की प्राइवेट लाइफ भी होती है, लोगों की प्राइवेसी होती है। हर बंदे को, हम ऑलरेडी मुसलमान बंदे को क्या मुसलमान करना है? वो जो एक बंदा पहले ही कहता है मैं मुसलमान हूँ भाई, वो कहता है आपको मैं हमें और मुसलमान करना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह के तरीकेकार हैं, ये एक ऑब्वियसली इट इज समथिंग विच शुड बी पुट इन प्लेस। और जो पाकिस्तान ने कवानीन बनाए उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करें। नेशनल एक्शन प्लान में आपने कहा था कि आप जो लाउड स्पीकर है उसका टेक केयर करेंगे, लेकिन आपसे प्रॉपरली टेक केयर नहीं हुआ। रियासत का सख्त स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए अपने अवाम के ऊपर, और रियासत की मर्जी के बगैर चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टर्की का नाम लूंगा। टर्की के अंदर ये है, आई विजिटेड टर्की एंड हमारे तो जैसी हमें तो पता ही नहीं क्लीनलीनेस क्या होती है। वो दे नो हाउ टू मेक देयर मॉस्क्स इवन क्लीन। और उन्होंने अपनी मसाजिद के ठेके दे दिए हुए हैं। मतलब ये है कि अगर आपने उनका वॉशरूम भी यूज करना है तो यू हैव टू पे। यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे तो हमने वो मसाजिद के वॉशरूम को फ्री समझा हुआ है, और वहां पे जाएं तो वो लगते नहीं है मस्जिद का वॉशरूम में। वो मतलब इतनी हमने अपनी मसाजिद की प्रॉपरली टेक केयर नहीं करते। तो वहां पे मसाजिद में जो खुतबा होता है वो स्टेट ही देती है उसको, और जो लोग होते हैं जो उसकी मसाजिद की टेक केयर कर रहे होते हैं, दे आर वेरी मच वाइज पीपल। तो यहाँ पे भी इस तरह का चीज होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मॉस्क है दैट शुड बी अ मॉडल प्लेस। और मैंने रिसेंटली मैंने टेड टॉक भी की थी, शायद वो टेड पे पड़ी होगी या मेरे कहीं फेसबुक यूट्यूब पे कहीं पड़ी होगी शायद, जिसपे मैंने ये कहा था कि जो मसाजिद है उनको कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने मसाजिद को आउटसोर्स कर दिया एक खास तबके के हक में। हमें उनसे चीज़ों को वापस लेना है, और हमें प्रोग्रेसिव मॉडर्न जो लोग हैं उनके हाथों में मसाजिद का कंट्रोल देना है, ताकि वो इंटरफेथ हार्मनी की बात करें। और ये जो पाकिस्तान में हमारे साउथ में जो हम देखते हैं कि
हिंदुओं के साथ जो सलूक होता है, माइनॉरिटीज के साथ, ईसाइयों के साथ, अहमदियों के साथ, ये बराबरी का सलूक होना चाहिए और उन लोगों के पास मसाजिद का कंट्रोल है जो बेसिकली दोज हु कैन प्रीच इक्वालिटी, दोज हु कैन प्रीच रिस्पेक्ट फॉर द अदर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और एज पर व्हाट द इस्लाम सेज। इस्लाम भी तो यही कहता है। सो मेरा ख्याल है कि ये सऊदी अरब के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ थेरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली करना चाहिए। हम थ्योरी लिखने में तो बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकल लिखने में हम कोई नहीं, करने में हम कोई नहीं, क्योंकि हम डरते हैं उनसे, उलमा से। और चलो ठीक है, किसी हद तक डरना तो आपका बनता है, लेकिन ये एक नेशनल अप्रोच होनी चाहिए और नेशनल अप्रोच से ही चीजें बेहतर होती हैं। ये इंडिविजुअल अप्रोच और एक पार्टी की अप्रोच से चीजें नहीं चल सकती। कंट्रोल पर गाये बगाए सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है कि पूरी दुनिया की तवज्जो सीज फायर की इस खिलाफ वर्जी की तरफ रहे कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ कर रहा है। देखिए, जब भी हमने कोई ये अंदाज़ा लगाना हो कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बड़ा उसका अच्छा तज्ज़िया इस तरीके से किया जा सकता है कि तारीख को देख लेते हैं और तारीख में अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है कि भारत ने किसी किस्म के अखलाकी दबाव को कबूल किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हो, या उन्होंने तो यहाँ तक कि UN की रेजोल्यूशन जो कि सबसे बड़ी चीज़ है उसका कोई पास रखा है, या कोई और इंसानी हकूक़ का पास रखा है, फिर तो मैं इस बात पे गौर व फिक्र करूं कि जी इम्कानात क्या हैं। मेरे भाई, इससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाए, वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। या तो आप मुझे कहें ना कि उन्होंने इंतखाबात में जो कहा था वो फिर किया नहीं, उसके बाद जब पुलवामा के हुआ उसके बाद जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो किया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, और हम ये कह रहे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए जो कि कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो अब भी अगर हम ना समझे और यही समझते रहे तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। बात यह है कि वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत अपना प्लान, टाइमलाइंस के तहत वो चल रहे हैं। वो एक चीज़ होती है सलामी टैक्टिक्स, जिसमें होता है बारीक बारीक छोटे छोटे काम करते आगे चलते जाना। एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है जिसका हमें वो आदी बना रहा है कि वो हम ये कहते रहे। और वो देखें, एक एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत के शहरियों को शहीद कर रही है और दूसरी एटमी ताकत जो है वो दुनिया से शिकायत कर रही है। अगर ये सिचुएशन रही तो और दुनिया ने पहले अगर कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कोई नज़ीर मिलती हो तो फिर भी चलो हम कहें कि जी चूँकि दुनिया ने यमन में काम ठीक कर लिया था, क्योंकि दुनिया ने इराक में काम ठीक कर दिया था, सीरिया में काम ठीक कर दिया था, अब उम्मीद है इंशाल्लाह वो कश्मीर में भी काम ठीक कर। किस दुनिया का इंतज़ार कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया ने क्या किया है आज तक, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए क्या किया है, फ़लस्तीन के लिए क्या किया है? तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना डिप्लोमेटिक मनूवर है उसको कोई कमज़ोर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई आप मोदी के रवैये में या हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है। बाकी आप चाहे आसमान की तरफ देखते रहें या ज़मीन की तरफ देखते रहें। OIC को खत लिखा वज़ीर खारजा ने, उससे पहले भी आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो सर मुस्लिम दुनिया को भी देखते हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से उतनी खुलकर नहीं बात की है। तो हमारी तो अपनी OIC शायद उतनी खामोश है कि वो कोई बात करना नहीं चाहती है, तो फिर हम बाकी दुनिया को क्या कह सकते हैं? जी देखिए, ये तो अगर हम ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक वर्चर्स की, डिप्लोमेटिक एक्शंस की। मैं चूंकि और बातें भी कर रहा हूँ तो, और आप चूंकि पूछ रहे हैं कि और हम क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 शोबे हैं जहां हमें कुछ करना चाहिए। एक में हम कर रहे हैं जो कि डिप्लोमेसी है, उसमें ये भी शामिल है जो आप बात कर रहे हैं। दूसरा है पॉलिटिकल, उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए हैं, वहाँ का स्टेटस चेंज किया है। हमने अभी तक कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्चर नहीं किया उसको बैलेंस आउट करने के लिए। मैं गिनवाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आपको शिमला माहदे को तनसीख कर देना चाहिए, मनसूख कर दें, इसलिए कि उन्होंने अमली तौर पे उसको मनसूख कर दिया ताकि एक चीज़ तो हो। नंबर 2, आपको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए, मकबूजा कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि एक दबाव चाहे वो किसी यूरोप मुल्क में बनाए या जहाँ भी आप मुनासिब समझते हैं। नंबर 3, आपको जाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास, उनको कहेंगे कि पार्शल प्लेबिसाइट के जितना आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है उसमें आप प्लेबिसाइट करवा के देख लें कि लोग क्या चाहते हैं, और हम अपनी फ़ौज को एक बैरकों में ले जाएंगे, किसी तरीके से भी ले जाएंगे, अपने इंतजाम के तहत वो कर ले। ये बहुत बड़े इकदाम होंगे पॉलिटिकल। उसके बाद हमें कानूनी इकदाम करने हैं। हमें फोल्डर बनाना चाहिए। जो लगारी साहब जो बातचीत कर रहे हैं, जो जुल्म सितम है, जुबानी बार बार कहना जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बाकायदा डॉक्यूमेंट करें
एक फोल्डर बनाएं और तमाम मुल्कों को भेजें और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, ह्यूमैनिटेरियन वालों को उनको भेजें। वहाँ पर एक काबिज़ फ़ौज है और काबिज़ फ़ौज की मौजूदगी में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि बाकी मुल्क जो हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जो वहाँ के मैसूर अक़वाम है, कौम है। वो हमने उस बात को बढ़ाया नहीं है। हमने नहीं कहा दूसरे मुल्कों को कि आके मदद करें जाके अक़वाम मुत्तहिदा के उसके मुतालिक। और वो तो आखिरी बात है जो मिलिट्री की आती है, जिसमें हम कम अज़ कम जो कर सकते हैं वो ट्रेनिंग अपने नौजवानों की शुरू कर दें और कहें कि अगर हम पे हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के नौजवानों की ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान के नौजवानों की ट्रेनिंग करें। और फिर ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, फौजी हूँ, कि मुंह तोड़ जवाब जब दिया जाता है तो फिर अगले दिन दोबारा फायरिंग नहीं होती। सही, ये बहुत बड़ी बात जनरल साहब आपने की है कि अगले दिन फिर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर, यहाँ सवाल आपने कि ट्रेनिंग के हवाले से, हमारे तो पहले ट्रेनिंग के आज से 9/11 के पहले से कुछ ऐसे मंजर थे, उसको आज तक दुनिया में दिखाया बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वो और बात थी, वो बाकायदा ट्रेनिंग की बात नहीं थी, वो तो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की बात थी। आप बाकायदा इंडक्ट करें, नौजवानों को कहें कि हम ये टास्क फोर्स बना रहे हैं, कश्मीर के सिलसिले में अगर अटैक हुआ तो उसकी हम ये आप कहें ये बात, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करें। और ऐसी की तैसी दुनिया की, अगर पहले दुनिया ने आपके साथ किया क्या है, कौन सी भलाई की है कि आप दुनिया का मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं। अपना दुनिया के जरूर आप उनको खुश रखें, कोशिश करते रहें, काम वो करें जो आपके इंटरेस्ट में है। कल को खुदा न खास्ता अगर हमला होता है आज़ाद कश्मीर पर, आज अगर हमने अपने नौजवानों को ट्रेन ना किया तो वहाँ सीसा पिलाई दीवार कौन मदद करेगा हमारी फौज की। वो 9 लाख फौज वो उधर अगर वो लेकर आए हुए हैं और हमारी टोटल फौज अगर 5 लाख है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर रेशियोज क्या हैं फौजों की। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये 4 शोबे मैंने आपको गिनवाए हैं, हम सिर्फ एक शोबे में चक्कर काट रहे हैं और बाकी 3 शोबे हमने छोड़े हुए। बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है लगारी साहब के हुकूमत सिर्फ और ज़बानी जमा खर्च की बात है, एक ख़त लिख दिया, 2 बयान जारी कर दिए, 3 ट्वीट्स कर ली, 1 या 2 मुल्कों के लोगों से फ़ोन पर रब्ता कर लिया, बस यहाँ से आगे तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर जनरल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एक शोबा है उसमें भी शायद पूरी तरह से नहीं चल रहा। नहीं, वो भी नहीं कर रहे ना, वो भी नहीं पूरे तौर पर कर रहे। उसमें वो सलीके से काम कर सकते थे, सलीके से काम नहीं किया। जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जब एक मुआहदे ने नहीं डिलीवर किया है और वो 72 में मुआहदा होता है, 73 में मुआहदा होता है, और वो मुआहदा आपका डिलीवर नहीं करता है अप टू 2020, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर पूरे 48 साल गुजर जाने पर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसके मुआहदे को क्या करेंगे, अपने सीने से लगा कर रखेंगे? नहीं भाई, आप ख़त्म करने का ऐलान करें, यकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करें कि भाई नहीं है, हम उस पोजीशन पर जा रहे हैं जिस पोजीशन पर हम 1972 में थे, 1972-73 की पोजीशन पर हम वापस जा रहे हैं। और हम इसको कंट्रोल लाइन नहीं कह रहे हैं, हम इसको सीज फायर लाइन कह रहे हैं, और ये जंग बंदी लाइन है। हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसके आगे बढ़कर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, और उस वक्त हमारी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। और दुनिया ने कौन सा कर लिया है हमारे लिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की, सही कह रहे हैं जनरल साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, इसको तो इंडिया ने नहीं कंसीडर किया ना सर, आलमी बिरादरी ने कौन सा कंसीडर कर लिया? हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है। हमारे यहाँ एक तासुर ये फैलाया जा रहा है कि भाई ये तय हो गया है, उधर उधर रहेगा, इधर हम रहेंगे, इधर इंडिया रहेगा, ये सब कुछ ठीक है, ऐसे का ऐसा अरेंजमेंट है, यूं ही चलाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या पोजीशन चल रही थी, वो ये कहते कि जी करीब पहुंच गए हैं, वादी जो है वादी के ऊपर कोई एक ड्रामा कर लेंगे, बाकी इलाके इंडिया अपने पास रखेगा, हम अपने पास रखेंगे, कोई इस तरह का हल निकालेंगे। हमारे हल या हमारे जो चीज़ें हैं जनरल साहब, हम हल लेके जाएं या ना जाएं, उस हल को तो खातर भी नहीं ला रहा भारत ने जो प्लान किया, बकौल आपके वो प्लान किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जा रहा है। अगर तो बात यहाँ तक भी होती ना जो आप कह रहे हैं, और तब भी मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं जी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हैं, हमारे इकॉनमी कमज़ोर है, तो अगर इस बात पर भी बैठे रहते तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी मेरे भाई। हिंदुस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि वो कश्मीर को हज़म नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे।
और इसी तरीके से उसकी जो अकलीतें हैं हिंदुस्तान वाली, वो भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे। तो पाकिस्तान को सरनगू करना उसके एजेंडे में बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होगा। बात सिर्फ ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना वक्त चुने और वो अपनी जगह चुने। हालांकि होना ये चाहिए, स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब आपको यकीन हो जाए कि दुश्मन ने कोई एक काम करना है तो फिर उसको अपना वक्त ना चुनने दें और अपनी कंडीशंस पे वो काम ना करने दें। तो एक तो ये बात समझने की हमारी लीडरशिप की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो इंतजार कर रहे हैं, राफेल जहाज आ जाने दीजिए, S-400 का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम है वो लग लेने दीजिए, उसके बाद जो उनके चंद एक नेवल की चीज़ें आनी है वो आ जाने दीजिए। वो डेफिनेटली आएगा आपके लिए, और वो आएगा आज़ाद कश्मीर के लिए। और उस वक्त आप कहेंगे अच्छा जी अब हम आस्तीने चढ़ा के आप जंग करते हैं। अच्छा, आपका इसका मतलब ये है कि आप जंग के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जो उसको सूट करता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस कह रही है, अगर आपकी असेसमेंट कह रही है कि अल्टीमेटली उसने आपके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप उसके प्लान को अपसेट करें। एक और सवाल पूछा जाता है कि जी ये दुनिया क्यों तवज्जो नहीं देती। दुनिया को जब ये मालूम हो रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर अग्रेसिव रोल में है और दूसरी न्यूक्लियर पावर कहती है कि हम अपना दिफा करेंगे, तो दुनिया को कोई फिक्र नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्लांट है वो इंडिया के कर्नाटका में लगने जा रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। कि जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव की वजह से पॉसिबल हो सका है। आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है। आटा महंगा होने से चूल्हे ठंडे हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली ही इज प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव, मोर बेनिफिट्स टू द कंपनीज। मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया को एडवांटेज है कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है इंडिया में। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजियतनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदना भी मुश्किल हो गया है। लोग बहुत मुश्तिल हैं। मुल्क इंतशार का शिकार है। हालात कशीदा हैं। महाजराई की सियासत बढ़ती जा रही है। सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक तर हो रही है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो उनकी तरफ से हुई है। एंड नो वंडर इनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट जिनका आइडिया था, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की एंड फाइनली हमने सबने देख भी लिया कि वो करवा भी चुके हैं। तो नो वंडर ये सारे के सारे क्रेडिट मोदी जी को जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। हम सबको पता है कि भाई सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मोनोपोली है वो ताइवान की है। उसके अलावा चाइना ने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की ट्राई की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोनोपोली आज भी है वो ताइवान की है। और इवन ताइवान भी अब ये चाहता है कि हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो हम इंडिया में भी खोले। इसलिए आपने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी कि वेदांता और एक ताइवानी कंपनी है, दोनों मिलकर यहाँ पर पहले कर्नाटक में होने वाला था, फिर शायद गुजरात में हो गया और फिर वो डिले भी हुआ है। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ 20 बिलियन के आसपास की यहाँ पर अमाउंट है जो आने वाले दिनों में यहाँ पर लगाई जाएगी। और अब दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टनर्स अब अलग अलग ढूंढेंगे, मतलब दोनों ही अब सोचेंगे कि कोई दूसरा पार्टनर हो जो एक्सपीरियंस्ड हो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे अलग अलग जगहों पर जहाँ पर उसकी मोनोपोली नहीं है वहाँ पर खुद ये बन रहा है, दूसरे कंट्रीज़ को मजबूर कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, और कोई भी यहाँ पर दूसरे कंट्री की शर्त मानी नहीं जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि इस्राइल सेमीकंडक्टर कंपनीज जो हैं वो ज्वाइंट वेंचर करने जा रही हैं और वो इंडिया के कर्नाटका में सेमीकंडक्टर प्लांट चिप्स जो हैं उनका प्लांट लगाने जा रही हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं जनरेट होंगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है मुतारिफ करवाई सेमीकंडक्टर में। बहुत अरसा पहले नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम मुतारिफ करवाई थी। उसके बाद इंडिया का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पहले रैंक पर स्टैंड कर रहा है आज की डेट में, और आने वाले टाइम में ये लग रहा है सेमीकंडक्टर की फील्ड में भी इंडिया जो है पहली रैंक पर स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्लांट है वो इंडिया के कर्नाटका में लगने जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नो अमेजमेंट, नो वंडरमेंट। इंडिया में माशाल्लाह मुझे पता है बुरा लगने वाला कुछ लोगों को, बट स्टिल जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। बहुत तेज़ी से माशाल्लाह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इट्स नो वंडर इंडिया डिज़र्व करता है। इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी है और
इंडिया ने ये चीज़ अचीव करने के लिए आज इस पॉइंट पे वो हैं, इतनी अचीवमेंट जहाँ पे हुई है, इतनी प्रोग्रेस जो हुई है, वो इन्होंने डिज़र्व करते थे, उन्होंने मेहनत की है। एक रात में कुछ भी नहीं हो जाता। देखिए अब पाकिस्तान के साथ अब इसको कंपेयर करके देख लो, हम पाकिस्तान अभी तक वहीं पे हैं। वो दिन ब दिन रात लगाकर काम कर रहे हैं। मोदी की गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है इजीली कि उन्होंने कितनी बेटरमेंट की है, अपने मुल्क के लिए कितना ज़्यादा कुछ किया है। तो हम क्या है, हम इधर बैठ के लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हमारी कुर्सी हमें दे दो, हमने यहाँ पे बैठना है। तो वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम देखो यहाँ से यहाँ रह गए। सो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल, बट दिस इज़ नो वंडरमेंट। वो ये डिज़र्व करते थे और फाइनली अगर इनको इस चीज़ का फल मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज़ नो अमेजमेंट, दे डिज़र्व इट। मैन ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और उनकी जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लेंगे इंसेंटिव की वजह से पॉसिबल हो सका है। जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए उन्होंने मुंतखब किया था ये स्कीम, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्कीम के हवाले से, और उनकी ये इस जो प्लांट उधर लग रहा है इस सब का क्रेडिट किसको जा रहा है, और स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो उनकी तरफ से हुई है। एंड नो वंडर इनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट, जिनका आइडिया था, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की एंड फाइनली हमने सबने देख भी लिया कि वो करवा भी चुके हैं। तो नो वंडर ये सारे के सारे क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उनके आगे से जो वर्कर्स वगैरह हैं और उसको जिस चीज़ मतलब सब ने मिल के इसको अचीव करने की कोशिश की है, इसको फाइनलाइज कर दिया है, तो ये क्रेडिट सारा उनको जाता है, नो डाउट, अनडाउटेडली। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम एक बार मुतारिफ करवाई गई थी और आज जो है इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरर का पहला कंट्री बन चुका है, पहले नंबर पर आ गया, उसने चाइना को भी बीट कर दिया। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली ही इज़ प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव, more benefits to the companies. They are giving the opportunity to invest and help them with the $10 billion. And although in Pakistan is not providing them much facilities, but I think they should, for the sake of the Pakistani young people, they should provide better opportunities to the foreign investors so that they can invest money over here, and bring these new technologies. And because if the semiconductors are produced in Pakistan, that will be exported to all over the world, and they will bring more revenue to the country, more foreign revenue, foreign exchange that Pakistan is struggling with. नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन के इंसेंटिव दे रही है ताकि जो ग्लोबल चिप मेकर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। तो बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा दिसंबर की ही बात है जब PLI जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लाए गए। तो PLI वैसे कोई काफी अलग सेक्टर्स में भी है, करीबन 14 PLI अभी इंडिया में है, और इसमें पूरा जो थिंकिंग यही रहती है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है, और ये ऐसी जगह में भी स्ट्रेटेजिकली किया गया है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। अब जैसे आप चिप्स देख लें, इंडिया जो है अभी चिप डिज़ाइनिंग में तो इंडिया काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन वो एक आउटसोर्स तरीके से कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग की पहले हम लोग बात कर लें, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है चिप डिज़ाइनिंग, जो कि ज़्यादातर US, नेदरलैंड्स ऐसे एकदम डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रहे हैं। फिर होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे कि आपको पता ही होगा ताइवान, चाइना, यहाँ सब हो रहा है, जहाँ पे जो एक टेक्निकल नो हाउ भी है और एक तरीके की आपको चीप लेबर भी मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी, जो आप असेंबली, टेस्टिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं, जो ज़्यादातर जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया का अभी जैसे इंटेल हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, इन लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है चिप डिज़ाइनिंग इंडिया में, क्योंकि आपको हर किसी को पता है सबसे बेस्ट कोडर्स और काफ़ी लो रेट्स में आपको इंडिया में मिल जाते हैं। इसमें अब कई चीज़ें हैं, हम सबको पता है ज़्यादातर जैसे कि सप्लाई चेन्स की जो लिंकेजेस चाइना से हैं, उससे वैसे ही सारी कंट्रीज़ हटाना चाहती हैं, इतना वो लोग निर्भर नहीं रहना चाहते चाइना में। बाकी बहुत सप्लाई चेन शॉक्स आए हैं। और वो क्या किया, 2 मई को उन्होंने
जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे। भारत के ऊपर दबाव नहीं, आया, मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत पे अच्छा, मुझे कहाँ पे दबाव आया, कहाँ पे आया दबाव, कहाँ पे दबाव आया, कोई इंसिडेंट कोट करें, कहाँ पे आया दबाव? अभी पिछले दिनों उन्होंने दो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने ना सिर्फ LOC क्रॉस की अंदर आए, बल्कि उन्होंने सीधी हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जब चाहेगा आपको पेल के चला जाएगा, मतलब आपको मार के चला जाएगा, जो पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक में हो चुका है। इंडिया जब चाहेगा तब ऐसी सिचुएशन करेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। मतलब ये भी देखने वाली बात है कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो वो ट्रेड हमारा 1% से भी कम होगा। हालांकि इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो 1% से जो कम क्या भी ट्रेड होगा ना, वो भी हज़ारों लोगों को यहाँ पर इम्पैक्ट करके जाएगा कि भाई उससे कई लोग कमाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भाई सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि भाई इंडिया जब चाहता है तब अंदर घुस जाता है, जब चाहे तब यहाँ पर अननोन गनमैन आ जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि ये सारी जो हरकतें थी वो इंडिया की थी। लेकिन इंडिया बात नहीं करना चाहता, मतलब इनडायरेक्टली सारी हरकतें बाय इंडिया हो रही है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की बात से ये तासुर आता है कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चीज़ हो रही है। ये जो तासुर गया है और जिस पे लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, आपको लगता है ये तासुर सही है? ये तासुर नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तासुर नुकसानदेह है और ये तासुर पैदा हुआ है तो समी साहब जैसे जहांदीदा जो शख्स हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने ये बात रखी है। ये तासुर नहीं होना चाहिए था। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहाँ गिव अप किया? भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये RSS जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियादी 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा, कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव नहीं, आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत में अच्छा, मुझे कहाँ पे आया दबाव? कहाँ पे दबाव आया? कोई इंसिडेंट कोट करें, कहाँ पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहाँ पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहां कहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इमरान खान साहब ने बात की है, उससे अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है क्या? ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है सारा? तो लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं आप, मुतहमिल हो सकते हैं दोनों मुल्क। इसका हल यही है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात है। अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से ही होना है ना, और मुज़ाकरात से पहले ट्रैक 2 होने हैं, और ट्रैक 2 हो रहे हैं। इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। आपको अगर इसमें कोई अबनॉर्मल लग रही है तो वो बताएं आप। हमें बातें चल रही हैं, अचानक इंडिया पाकिस्तान टॉक्स के ऊपर जब ये सीज़फायर अनाउंस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन UAE के फॉरेन मिनिस्टर एक दिन के दौरे पे दिल्ली में आप पहुंच गए।
फिर हमें बताया गया कि जी यूएई वालों ने बड़ा रोल अदा किया। क्या ये चीज़ें हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी साबित हो सकती हैं कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं? पहली बात तो यह है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसमें यहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में या लाहौर में जो बातें बताई जाती हैं ग्राउंड रियलिटी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर यह बताया जाता है जी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फरवरी 2021 में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है इसके बहुत अच्छे नताइज निकल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है जी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने दो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने ना सिर्फ LOC क्रॉस की अंदर आए बल्कि उन्होंने सीधी सिविलियन आबादी पे फायरिंग भी की है। ठीक है जी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसको कंडेम किया। हम बार बार कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड बैक करें, आपने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। अब अगर आप रिस्पॉन्ड बैक नहीं करें तो इसका मतलब यह है कि आप शायद किसी मजबूरी में आप सीज फायर को कामयाब बनाना चाह रहे हैं या आप पर कहीं से कोई प्रेशर है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ जो बातें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी सी हेडलाइन लगाई, पाकिस्तान वायोलेटेड सीज फायर एग्रीमेंट। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। श्रीनगर में जो APHC के जो मॉडरेट लोग हैं उनके साथ इंडिया ने एंगेजमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनको कहा ये देखें, ये पाकिस्तान जो है ये हमारे साथ बातचीत डायरेक्ट करता है, आपको तो शामिल नहीं करता। आप कहते हैं हमें शामिल करो, आप हमारे से डायरेक्ट बात करें। तो उन्होंने अब सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि यार वाकई ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है फरवरी में, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे जो पाकिस्तान के मीडिया के जरिए जो खबरें फैलाई गई हैं उसके बाद अगर APHC इंडिया के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दे बायपासिंग पाकिस्तान, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो अब राजी हो गया है पाकिस्तान से बात करने के लिए। हम तो पहले भी बात करना चाह रहे थे, इंडिया नहीं मान रहा था, और इंडिया के मानने की वजह इंटरनल भी है, रीजनल और एक्सटर्नल भी है। क्या गवर्नमेंट और फौज इस मामले में एक ही पेज पे हैं, अप्रोच पे, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कीमत तो सिविलियन गवर्नमेंट को पड़ सकती है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों मुज़ाकरात इवेंचुअली चाहते हैं तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफा कहा है, बल्कि इवन रिसेंटली कहा है। एक चीज जो बदली है, आमिर भाई ने भी कहा कि इंडिया मुज़ाकरात नहीं चाहता था, आ गया है। जब से स्टेटस बदला गया था तब से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, हम भी मान गए हैं। ठीक है, हमने कहा था पहले ये बाइडेन का फर्क पड़ा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आना और ये सारी चीजें। देखिए ये इस्लामाबाद तो ये सोचता है, ये इस्लामाबाद की सोच बताता हूँ। पिंडी क्या सोचता है मैं बड़ा क्लियर नहीं हूँ इस बारे में, बड़ा हमने कोशिश की थी जानने की कि क्या सोच रहे हैं, वाई मिले ना उनसे, पूछे ना, मिलके पूछे, हमें इस्लामाबाद का ख्याल है कि शायद वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम फंस गए, एक बंद गली में आ गए। भारत करेगी चीन का पास हूँ मैं। क्या बात है, हिंदी कहाँ सीखा रहे? मैं खुद से, क्योंकि मुझे भारत पसंद है, मुझे भारतीय संस्कृति नहीं बहुत पसंद है। कहाँ से हो तुम वैसे, किस देश से हो, किस कंट्री, विच कंट्री? मैं चीन से हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड में पढ़ता हूँ, मैं एक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी होता हूँ। स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर कुछ चाइनीज मौजूद थे, चाइनी पब्लिक जिसे कहा जाता है, चाइनी नारा लगाने जय माता दी जय माता दी, यहाँ पर झंडे बनवाए हुए थे अपने गालों पर। उन्होंने बताया कि हम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। पिछली दफा भी मैच हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था, तो अफगानी लोगों ने साथ दिया था इंडिया का। दुबई के शेख उठकर नाचने लग गए थे जब इंडिया जो है वो जीता था। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहाँ बन रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था। दुनिया में कोई भी ऐसा लोन देने वाला, कर्ज देने वाला इंस्टीट्यूशन से आपने कर्ज ना लिया, यानी अब तो रह ही कोई नहीं गया कि किसी और से किससे जाके मांगे कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा। और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक जहनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया। हम सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं और 7 महीनों से हमें कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। 7 महीने क्यों, पिछले 45 साल को लेने, हमें कोई हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं कि चाइना हमारे दोस्त है, लेकिन यहाँ पर तो चाइना इंडिया के दोस्त निकले भाई। वो जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। सर वो सपोर्ट इसलिए करते हैं, वो इनको पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं। ये असल में वो भाईचारा, वो वाला भाईचारा नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। आप सऊदी अरब से कह रहे हैं तुम आओ पैसे दो, चाइना से कह रहे हैं तुम आओ पैसे दो,
अच्छा हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, कर्जा रीस्केड्यूल कर दो। आपने बात की है तारीख की, ये बुनियादी तौर पे बेसिकली अनपढ़ों का जत्था है। 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। The US has announced कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर पावर की कंपनी है उसको $500 मिलियन US दे रहा है ताकि वो तमिलनाडु में सोलर सेल बनाना शुरू करें। लेकिन काफ़ी अलार्मिंग है क्योंकि हम लोग हमारे चाइना के साथ काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स हैं और मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ सुन के इस बारे में कि चाइनीज़ जो हैं वो मतलब इंडिया की इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को कह रहा है कि वी आर रेडी टू मेक यू द फैक्ट्री ऑफ अमेरिका एंड मे बी द वर्ल्ड, आर यू विलिंग टू प्ले बॉल। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक चाइनीज़ बच्चा आपको देखने को मिल रहा होगा और कहता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई मतलब हिंदी बोलता हुआ नज़र आ रहा है, भारत माता की जय, जय माता दी वगैरह वगैरह। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये अचानक नहीं हुआ है, ये सिचुएशन है कि भाई अब तो आपको कई सारे फॉरेनर्स हिंदी या फिर इंडियन कल्चर में रंगे हुए मिलेंगे। सिचुएशन ये है यहाँ पर कि भाई अब कई सारे कंट्रीज़ ये मजबूरी मतलब उनकी मजबूरी बन गई है कि भाई इंडियन कल्चर को जानना, इंडियंस को जानना, इंडिया की अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उसे जानना और फिर उस हिसाब से रिएक्ट करना, क्योंकि हर किसी कंट्री को अब अपना फ्यूचर जो है वो इंडिया में लग रहा है, चाहे वो टेक कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो। तो यहाँ पर ये चाइनीज़ बंदा यही कहते हुए नज़र आ रहा है कि ये मेरा पहला घर है मतलब, और इसका डिस्कशन जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रहा है। हमने पिछले दिनों भी कई सारे जो अंग्रेज़ है उसको हिंदी बोलते हुए देखा है और अब सरप्राइज़ नहीं होता है इस टाइप की सिचुएशन से। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि रिसेंटली मैच गुजरा वर्ल्ड कप का, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया मैच के अंदर। तो वहाँ पर उस स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर कुछ चाइनीज़ मौजूद थे, चाइनी पब्लिक जिसे कहा जाता है चाइनी नारा लगाने जय माता दी, जय माता दी। तो वहाँ पर एक एंकर ने पूछा कि आप लोगों को क्या हो गया, आप लोग जय माता दी के नारे क्यों लगा रहे हो। तो चाइनीज़ ने यहाँ पर झंडे बनवाए हुए थे अपने गालों पर। उन्होंने बताया कि हम इंडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इंडिया के नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें हिंदी, वो हिंदी भी बोल रहे हैं, ठीक है। उनकी हिंदी बोलने के बाद हम तो कहते हैं कि चाइना हमारे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर तो चाइना इंडिया के दोस्त निकले भाई, वो जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर वो सपोर्ट इसलिए करते हैं, वो इनको पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं, ठीक है। ये असल में वो भाईचारा वो वाला भाईचारा नहीं है, ठीक है। वो इनको वो जुदा करना चाहते हैं पाकिस्तान से ताकि मुसलमान जो इकट्ठे ना कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे ना आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपने कभी इस तरह की बात एक्सपेक्ट की थी कि चाइना और इंडिया को सपोर्ट करेगा? एक्चुअली मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, आपसे ही सुना है, लेकिन काफ़ी अलार्मिंग है क्योंकि हम लोग हमारे चाइना के साथ काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स हैं और मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ सुन के इस बारे में कि चाइनीज़ जो हैं वो मतलब इंडिया की इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही मतलब जब से बड़े हुए हैं यही सुना है कि पाक चाइना फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव, और मतलब वैसे भी हमारे अच्छे टर्म्स हैं। आई डोंट नो कि किस तरह वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। और उसके अलावा ये कि अक्सर मैंने देखा है कि अफ़गानिस्तान की भी जो है ना सारी की सारी सपोर्ट वो इंडिया की तरफ ही है। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री मतलब अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी बंगालियों का जो है ना वो सारा का सारा सपोर्ट मतलब मोस्टली का पाकिस्तान की तरफ है। इवन वो लोग पाकिस्तान से हारे हैं, इसके बावजूद भी उनकी मैंने वीडियोस देखी, वो कह रहे कि हम हार गए, हमारा बड़ा भाई चला गया, वो बदला लेगा हमारा इंडिया से। तो वो काफ़ी एक खुशाइन था। ये है कि पाकिस्तान मतलब एक बीइंग अ मुस्लिम कंट्री बंगाली पाकिस्तान के साथ हैं, हम भी उनकी सपोर्ट करते हैं। अगर हमारा चांस नहीं है टूर्नामेंट में तो हम भी बंगालियों के सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये चाइना वाला काफ़ी जो है ना डिसअपॉइंटिंग और अलार्मिंग है। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न है। और स्पेशल बात है, चाइनीज़ सपोर्ट तो इंडिया को कर ही रहे थे, लेकिन वो हिंदी बोल रहे थे। हिंदी बोलने के बाद मेरे पास छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो। उस वीडियो के अंदर बोल रहे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का, हिंदी में बोलते हुए। वो कह रहे हैं कि हिंदी हमने खुद सीखी है, स्पेशली इंडिया से हम इम्प्रेस हैं बहुत ज़्यादा, हमने हिंदी इसलिए सीखी है। और वो कह रहे हैं कि जय माता दी भाई, इंडिया जीत गया पाकिस्तान से। कैसे देखते हैं कि ये जोन से इस तरह के बयानियात जो कि पाक चाइना और जोन से पाक चाइना की दोस्ती है, इसके अंदर वो ख़राब नहीं हो सकता कुछ? एक्चुअली हर बंदे का अपना ओपिनियन है, ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब इंडिया भी जो है इस पर वर्किंग कर रहे हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डील्स वगैरह हुई हैं, तो हर एक का अपना ओपिनियन है। आई गेस के मतलब मे बी उनका इंडिविजुअल ओपिनियन हो, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हैं।
और बाकी जिस तरह से वो लोग लाइक आपने बोला कि हिंदी बोल रहे थे, तो मैं भी अब्रॉड काम करता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि कलीग साथ काम कर रहे होते हैं और आपके फ्रेंड्स वगैरह साथ आपको जो है ना मतलब इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज कर लेते हैं जो है ना, लाइक कलीग्स वगैरह होके। आपके किसी इंसान के माथे पर बल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल कौन पढ़ते हैं? जरा मैं ये बताना चाह रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल पढ़ते हैं जो लोग वॉल स्ट्रीट के साथ अटैच हैं। अब वो कौन है? वो हेज फंड मैनेजर हैं, वो यहां इन्वेस्टर हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं, IMF के लोग वो पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग वो पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा सिर्फ जो है जो ऑर्गेनाइज्ड है और फंक्शनिंग है, और खान साहब ने उसकी तबाही फेर दी उस इदारे की। अब मैं 1 फुट आगे जाना चाहूंगा उस पर थोड़ा सा। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं। जरा देखें जरा, एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसेट्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कहो, मैं चीखता रहा हूं कि मुझे ये बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। मैटर फैक्ट, बिजली वहां नहीं है आपके पास जो एटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस। अब बात अगर खुल गई है, अगर हमें जूते लगने शुरू हो गए हैं लोगों की बेवकूफी की वजह। नमस्कार दोस्तों, अभी ये रिपोर्ट तो बहुत ही मतलब आम हो चुकी है कि जब चाहे तब कोई ना कोई कंट्री पाकिस्तान की एयरलाइन को बैन कर देता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका की। इससे पहले मैंने टर्की का भी सुना था। टर्की वही टर्की जो पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में अनकंडीशनल सपोर्ट करता था। लेकिन फिर मलेशिया के साथ भी हुआ था कि एक बार पाकिस्तान का प्लेन गया, फिर मलेशियन पुलिस ने या फिर कहीं जो भी उन्होंने जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई वो प्लेन ही मलेशिया का था। पाकिस्तान ने उसको रेंट पर लिया था, पाकिस्तान की किसी कंपनी ने उसको रेंट पर लिया था और फिर वो घुमा रहे थे, लेकिन उन्होंने रेंट नहीं दिया था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वो जो लोग थे वहीं के वहीं फंस गए थे। देखिए पाकिस्तान के कारनामे। उसके बाद यूके, फ्रांस ने भी कई बार पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसको बैन कर दिया है या फिर कई कुछ समय के लिए बैन कर दिया है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मैंने यूके की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें उन्होंने ये काउंट किया था कि भाई पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं ना, उन्होंने जो एग्जाम है वो डमी सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर क्लियर की है। उनके सर्टिफिकेट जो है डमी सर्टिफिकेट है। पाकिस्तान के कारनामे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका ने भी जी अल्हम्दुलिल्लाह PIA की परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन मेरे मुबल्लिग इल्म के मुताबिक PIA की कोई डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका नहीं जाती। हाँ, कनाडा ज़रूर जाती हैं, और कनाडा भी चूँकि बरआज़म अमेरिका में ही वाक़या है और वही एविएशन के कवानीन जो हैं वो उन पर भी लागू होते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि जो अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो ऐलान आया है वो अफेक्टिवली PIA की जो परवाज़ें कनाडा जाती हैं उनको मौसर करेगा ना। अमेरिका में तो परवाज़ों की हमारी बहाली नहीं हो सकी। हाँ, ईस्ट वेस्ट अमेरिकन जो एक प्राइवेट एयरलाइन है उसकी एक फ़्लाइट आती है, वो भी रास्ते में एक स्टॉप ओवर करते हुए आती है। डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं है ना अमेरिका की किसी एयरलाइन की टू एनी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, और ना पाकिस्तान की किसी एयरलाइन की टू एनी स्टेशन ऑफ अमेरिका। अगरचे प्रोपेगेंडे के लिए हम तो ब्लू एयर की भी चलवा चुके हैं, लेकिन वो सब झूठ है। कोई फ़्लाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी कनाडा के अलावा। उस बरआज़म की अगर बात कर लें शुमाली अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे कनाडा में हम लैंड करते हैं, उस पर भी पाबंदी लग गई है। चाचू, आप तो PIA को एज ए जर्नलिस्ट कवर भी करते रहे हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है
और अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है, मेरा ख्याल है कि ये तो मरे को मारे शाह मदार वाली बात है। अभी हम यूरोपियन यूनियन ने अपने एविएशन के जो उनका अदारा है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, यूके वालों ने किया है कि जी आप हमें इसके हवाले से जस्टिफिकेशन दें, और ऊपर से फिर एक और खबर आ गई। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। पीआईए को खसूसी इजाजतनामे के तहत डायरेक्ट फ्लाइट की इजाजत मिल गई थी। अच्छा। और उसके बाद चंद फ्लाइटें कई भी हैं, और ये इसी दौर में भी पिछले महीने हुआ है ऐसा। ये ऐसे नहीं था, खसूसी इजाजतनामा जारी हुआ था। ये फिर रिसेंटली कोई डेवलपमेंट होगी? जी लास्ट में। और पिछले और उससे पहले जो फ्लाइट थी वो बर्मिंघम या मैनचेस्टर रोक के जाती थी। बर्तानिया में एक स्टॉप ओवर होता था जहां पे दोबारा इमिग्रेशन होती थी, उसके बाद फ्लाइट जाया करती थी। अब मसला जो है, मसला ये है कि किसी बदकिस्मत ने, मैं उसको बदकिस्मत कहूंगा, कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। इन जनाब में वजीर हवाबाजी ने एक बयान दे के, देखें ये कोई इंक्वायरी आज की नहीं चल रही, ये बहुत पहले की चल रही थी। अब सूरत हाल ये है कि आप अंदाजा ये लगाएं, एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपनी फ्लाइटें जो थी वो 3 जुलाई तक बैन लगाया था। 3 जुलाई को उन्होंने उस पर सोचना था, लेकिन जैसे ही यूरोप ने पाबंदी लगाई पाकिस्तान पे, उन्होंने 1 जुलाई से अपनी परवाजें खोल दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान से तमाम पैसा और मुसाफिर एमिरेट्स उठा रही है, दुबई उठा रहा है, कतर उठाएगी, तुर्की उठाएगी, सऊदीया उठा रही है। जो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज आता था पीआईए को, वो सारे का सारा गैर मुल्की के पास जा रहा है, बजाय उल्टा पाकिस्तान को मिलने के पाकिस्तान से डॉलर जा रहा है। ये जिसने भी ये तबाही की है ना, बहुत बड़ा जुल्म किया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस टाइम पे ऐसा करना नहीं चाहिए था। चाचू आपको मेरे से ज्यादा पता है कि ये फ्लाइट्स बढ़ाने की या कम करने की इजाजत सिविल एविएशन देता है, और सिविल एविएशन के अंदर देगें बट रही हैं इस वक्त। जितने के उन्होंने जिस बुनियाद के ऊपर जितने के पैसे लेके मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे उनकी नस्लें संवर गई हैं, क्योंकि इन एयरलाइन ने जिन्होंने अरबों रुपया कमाना होता है उन्हें करोड़ों रुपया देने के अंदर तो कोई मसला नहीं ना होगा जी सर, ठीक है। और रजी साहब, और आप उस बंदे को भी जानते हैं, जो सिविल एविएशन के उस बंदे को भी जानते हैं जिसका 8 कनाल का घर जो है वो घोड़ा गली में तैयार हो रहा है। सर जी 1996 में पायलट भर्ती हुए थे, मैंने बात की पीआईए के अंदर। उन्होंने कहा कि जी 40 लाख एक पायलट का लेके वो जो एक बैच आया था, इस वक्त पहलपा की क्यादत भी उसी बैच में से है। ये सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है। हमेशा से हर फसाद के अंदर, हर हादसे के अंदर 96 का बैच निकलता है। इनके अलावा कभी किसी बैच में से, कभी किसी इंडक्शन में से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये वो गलत कार हैं लोग जो 1996 का बैच आया था, और सबसे बड़ा बैच था, कोई 80 के करीब पायलट थे शायद। तो सर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, आपकी पार्टी पे इल्जाम आ रहा। बात यह है रजी, मेरी पार्टी तो आप हो या बट्टी बैठा हुआ है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि 1996 में पीपल्स पार्टी, मैं पूरा खुल के बात करता हूं। अभी शहाबुद्दीन साहब ने तो कहा ना फलां बंदे का नाम ले तो अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं समझ, मुझे फिर उस सहाफत ही नहीं आती शायद। अगर देखें किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा सबसे, हम ना जरदारी साहब को छोड़ते हैं, ना ममनून को छोड़ते हैं, ना अलवी साहब को छोड़ते हैं। वो कौन से दाता साहब की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। कौन से दाता साहब हैं जिन्हें आप छोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी मां बहन एक करते हैं, जिनका घर भी आपने जो है ना वो घोड़ा गली में बना दिया, कोई घोड़े शाह से बनाया नहीं 8 कनाल का, तो आप उनका नाम भी नहीं लेते। हाय मैं सदके जाऊं आप दोनों के, आप दोनों बड़े जर्नलिस्ट हैं। अगली बात देखें, 96 में 80 पायलट आए, ओके, कहाँ ये जा रहा है मुबैना अब मान लिया, अब है 2020, गोया 24 साल हो गए। 24 साल में तो यार जो गधा गाड़ी चलाता है उसे जहाज चलाना आ जाता है। अच्छा, फिर अगर जिस चीज का रजी आपको पता है कि उसमें 2 नंबर लोग थे। देखिए इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किसी ने नहीं दिया। देखें अगर वो कहते हैं ना अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी को, लेकिन सर कमाल देखो, अपनी डिग्री भी जाली है मसूफ दी।
वो हमने उनकी डिग्री की तो बात ही नहीं कर मुकदमा अदालत में। आपको पता है हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था। हाँ जी। देखिए अर्ज ये है कि आप माइंड ना कीजिएगा ख्वाजा आसिफ हों या पीपल्स पार्टी के पटेल हों या मुराद सईद हों या सरवर खान जैसे कौमी असम्बली में जब बात करते हैं और गैर जिम्मेदाराना करते हैं उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। आपका अमेरिका PIA जाता है या नहीं जाता, लेकिन पूरी दुनिया को इस खबर से पहले तो ये PIA का जो इनका तर्जुमान है या जो मिनिस्ट्री का तर्जुमान है अभी तक वो इसके मुतल्लिक बात ही नहीं सामने लाया कि भाई ये झूठ है। ये पड़े हुए हैं कि कराची वाली JIT जो है जो हुकूमत सिंध ने दी है वो झूठ है। उन्होंने ये अमेरिका वाली खबर पे गौर ही नहीं किया कि ये भी झूठ है। आपकी जो PIA है, अभी शाह जी ने बड़ी खूबसूरत बात की, आपकी PIA हो या आपकी रेलवे हो, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस मौजूदा है ठीक उसमें और जो इसका ह्यूमन रिसोर्स है इसमें आप सैकड़ों अरब लगा दें, ये नहीं चल सकता। ये नवाज शरीफ हुकूमत को भी पता था, पीपल्स पार्टी को भी पता था, इस हुकूमत को भी पता है, लेकिन ये इतना अनपॉपुलर मामला है कि कोई इस तरफ जाता नहीं है। अब बात अगर खुल गई है, अगर हमें जूते लगने शुरू हो गए हैं लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से और वो भी कौमी असम्बली में खड़े होके, तो फिर क्यों ना PIA को ठीक कर लिया जाए। देखें इसमें रिसोर्सेज हैं, अगरचे ह्यूमन रिसोर्सेज कम है। आप दोनों PIA को बड़ा अच्छा जानते हैं, मैं तो जब भी सफ़र करता हूँ PIA में करता ही नहीं रहा, मैं पुराना डरपोक